Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Dimple Nankani and we do our previous year questions. इसके पहले वाला जो लेक्चर था वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे था और ये लेक्चर नंबर 34 ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही है। अगर आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन 2023 का क्वालिफाई करना है तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2011-12 से पिछले 10 साल की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएं कि कहीं ना कोई थीम, कोई ना कोई लॉजिक रिपीट हो जाता है। एटलीस्ट आपका टॉपिक अलग अलग डायमेंशन से पूछता है बट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता पड़ जाता है। इसके पहले हमने सोलर सिस्टम देखा था और जियोमॉर्फोलॉजी देखा था, दैट इज द फिजिकल लैंडस्केप देखा था। अब हम क्लाइमेट पे आते हैं। क्लाइमेट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। सोलर सिस्टम में हमने देखे थे कि पिछले पिछले 12 साल में 6 क्वेश्चंस आए थे और जियोमॉर्फोलॉजी में पिछले 10-12 साल में आपके 5 ही क्वेश्चन। इसके कंपैरिजन में अगर आप क्लाइमेट देखें तो पिछले 10-12 साल में आपके 20 क्वेश्चन आए, विच मीन्स ऑन एन एवरेज एवरी ईयर यू हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइमेट यूनिट। पहले जो क्वेश्चन के ट्रेंड थे, पहले क्वेश्चन काफी फैक्चुअल थे, धीरे धीरे अब क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हो चुके हैं। क्लाइमेट के क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी भी हैं और कुछ क्वेश्चंस में बहुत सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। क्लाइमेट वैसे भी काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट कॉजेज द विंड टू डिफ्लेक्ट वर्ड्स लेफ्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको पता है दैट योर विंड फ्लोज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज दी सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज योर इक्वेटर। ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज Tropic of Cancer. This is let's say 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है। इक्वेटर पे लो प्रेशर है, ट्रॉपिक्स पे हाई है, सब पोलर रीजन में आपका लो प्रेशर है और पोलर रीजन में आपका हाई प्रेशर है। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है और ये आपका हाई प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और जैसे विंड जाती है, विंड पे 3 फोर्स काम करते हैं, हम जानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो विंड की स्पीड को कम करता है, पीजीएफ फोर्स दैट इज विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और कोरियोलिस फोर्स जो विंड को डिफ्लेक्ट करता है या तो राइट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या तो लेफ्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये राइट में डिफ्लेक्ट करता है इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये राइट में डिफ्लेक्ट करता है। आपको विंड के डायरेक्शन से देखना है, विंड की डायरेक्शन से देखना है। तो आप, और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है दी सदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका लेफ्ट में आपका इट डिफ्लेक्ट्स इन दी लेफ्ट, डिफ्लेक्ट्स इन दी लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। पर कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ, ये वही पूछना चाह रहे हैं कि विंड क्यों डिफ्लेक्ट करती है राइट में या लेफ्ट में। क्या टेम्परेचर रीजन है? नो। क्या मैग्नेटिक फील्ड रीजन है? नो। क्या प्रेशर रीजन है? नो। क्या रिस्पॉन्सिबल है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण ही आपका कोरियोलिस फोर्स आता है, और कोरियोलिस फोर्स के कारण ही either the wind deflects in the right in the northern hemisphere or to the left in the southern hemisphere. So this is the Coriolis force and that is because of rotation. रोटेशन के कारण होता क्या है कि जो स्पीड है, स्पीड इक्वेटर पे काफी ज्यादा है और यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो कम होती है। क्योंकि स्पीड कम होती है तो क्या होता है, कोई भी चीज जब जाती है तो या तो वो राइट में रिफ्लेक्ट होती है या तो वो लेफ्ट में रिफ्लेक्ट होती है। ये कोरियोलिस फोर्स है बिकॉज रोटेशन और उसका स्पीड के कारण। ये आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लाइमेट का फर्स्ट क्वेश्चन था आपके कोरियोलिस फोर्स पे या रोटेशन पे। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थिंग। क्या रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा सनलाइट को एज कंपेयर टू अदर थिंग। यानी ये किस पे क्वेश्चन है? ये आपकी रिफ्लेक्टिविटी पे क्वेश्चन है। कौन सी चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी आपकी सनलाइट को, इसको आप बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टिविटी होती है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ उसको आप कहते हो एल्बिडो। किसका एल्बिडो ज्यादा है, किसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है? एक सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए, जितना लाइट सरफेस होगा, जितना वाइट सरफेस होगा, लाइट यानी लाइट कलर, जितना लाइट कलर का सरफेस होगा, जितना वाइट सरफेस होगा, उसकी रिफ्लेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और जितना डार्क सरफेस होगा, ब्लैक कलर का होगा, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम होगी। व्हाट वर वी लुकिंग? वी वर लुकिंग एट रिफ्लेक्टिविटी, कि क्या रिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा सनलाइट को। इसमें लॉजिक लगाएं, सैंड का डेजर्ट, पैडी क्रॉपलैंड,
द लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो या प्रेरी लैंड। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा व्हाइट है, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। रिफ्लेक्टिविटी का एक कॉमन सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हम समर्स में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं कि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को, हीट को, बट आप विंटर्स में लाइट कलर नहीं डार्क कलर प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को और हीट को। तो यही चीज है, क्या चीज ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, क्या चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। लाइटर विल रिफ्लेक्ट मोर, उसका एल्बिडो ज्यादा रहेगा। इसका आंसर है सी। हमें क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो आपको पता होने चाहिए कि कुछ कुछ सरफेस के क्या क्या एल्बिडो। द फ्रेश एसफल्ट यानी डांबर की बात हो रही है, एसफल्ट यानी जिससे रोड बनता है डांबर, उसका एल्बिडो सिर्फ 4% है। यानी अगर 100 यूनिट ऑफ सनलाइट उस पर गिरी तो सिर्फ 4 यूनिट रिफ्लेक्ट होगी, बाकी 96 क्या हो जाएगी, 96 एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप फ्रेश स्नो को देखेंगे, अगर आपने 100 यूनिट डाले हैं फ्रेश स्नो पे तो 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 80 यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और क्या बचेगा आपका, सिर्फ 20 यूनिट वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो 80 यूनिट अगर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचो उसका एल्बिडो कितना बड़ा है, 0.8। ये 1 यूनिट के बेसिस पे है, हम परसेंटेज के बेसिस पे भी इसको समझ सकते हैं। यही फ्रेश स्नो था। अगर जो आप ओशन में आइस देखें उसका भी रिफ्लेक्टिविटी काफी होता है, अराउंड 70% होता है, 50% होता है, 50 to 70, तो ये भी काफी रिफ्लेक्ट करता है। बट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी तो आपकी फ्रेश स्नो की होती है। डेसिडुअस ट्रीज भी अराउंड 15% रिफ्लेक्ट कर लेती हैं। न्यू कंक्रीट जो है वो उसमें सीमेंट होता है, लाइमस्टोन होता है, मिक्सचर होता है, इसलिए वो अराउंड 0.5, यानी ये भी अराउंड 55% जो है वो आपका। तो ये आपके कुछ एल्बिडोज आपको पता होने चाहिए। द आंसर हियर वाज द लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो। दिस इज 2010। आगे हम बात करते हैं 2010 में ही और क्या पूछा है। ये थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन था। पहले वाले 2 क्वेश्चन थे वो तो फैक्चुअल थे, और सेकंड, पहला तो पूरा ही फैक्चुअल था कोरियोलिस फोर्स वाला, सेकंड वाले में थोड़ा अप्लाइड डायमेंशन। अब ये क्वेश्चन है, ये काफी अप्लाइड डायमेंशन वाला है। एक ज्योग्राफिकल रीजन आपको दे दिया गया है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे दिए गए हैं, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वो रीजन को, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, उसके बेसिस पे आप वो रीजन को आइडेंटिफाई करें। अगर एक ज्योग्राफिकल रीजन है जिसके ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखें कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट है, यानी समर में क्या है, वार्म है यानी समर है, समर में क्या है, ड्राई, समर इज ड्राई, एंड माइल्ड और वेट विंटर्स हैं, यानी विंटर्स कैसे हैं और वेट, तो विंटर्स आर वेट, एंड समर्स कैसे हैं, ड्राई, यानी यहाँ पे विंटर में बारिश होती है और समर में बारिश नहीं होती है, और इसमें कुछ ओक ट्रीज भी मिलती है। आपको अगर याद हो, हमने पुराने वीडियो में जब वेजिटेशन पढ़ रहे थे तब उसमें मेडिटेरियन वेजिटेशन में एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था, WWW और STD। WWW STD ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट का, दैट इज योर मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन ऐसा एक इकलौता क्लाइमेट है जिसका समर ड्राई है और विंटर वेट है। इसको इसे ही याद किया था, विंटर्स वेस्टर्लीज और वेट, ठीक है, समर्स ट्रेड विंड्स और ड्राई। विंटर में वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्ली बारिश होती है, वेस्टर्लीज बारिश ले आते हैं, वेट है क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट का ही फीचर है, वेस्टर्न कोस्ट में ही आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है, तो इसलिए वेस्टर्लीज यहाँ पे बारिश लेके आती है वेस्टर्न कोस्ट पे। वेयर एज अगर ये वेस्टर्न कोस्ट का है और यहाँ पे अगर समर में ट्रेड विंड होती है तो वो तो इस रीजन को ड्राई कर देगी, तो इसीलिए WWW दैट इज विंटर्स वेस्टर्ली इज वेट, समर्स ट्रेड विंड ड्राई इज अ फीचर ऑफ व्हाट, इज अ फीचर ऑफ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको देखें, ये एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 2010 में। एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसका ऑल्टीट्यूड आपका 400 मीटर का है, ठीक है, आपको ज्योग्राफिकल एरिया दे दिया, उसका ऑल्टीट्यूड बताया है 400 मीटर का, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। इफ द ज्योग्राफिकल एरिया में कोई फॉरेस्ट होता, अगर इस एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में कोई फॉरेस्ट होता तो वो कौन सा फॉरेस्ट होता। आपको टेम्परेचर बताया है और आपसे पूछा, और रेनफॉल बताया है और आपसे पूछा है कि ये 400 ऑल्टीट्यूड के ऊपर है, 400 इसका ज्योग्राफिकल एरिया का जो ऑल्टीट्यूड है सी लेवल से ये 400 मीटर ऊपर है, और इसका ये टेम्परेचर है और इसका ये रेनफॉल। टेम्परेचर अगर आप देखें 31 31 31 30 30 29 28 29 30 31, मिनिमम टेम्परेचर देखिए 21 और 20, तो यानी मिनिमम टेम्परेचर 20 गया है मंथ ऑफ दिसंबर, और मैक्सिमम टेम्परेचर गया है 31, यानी इसका टेम्परेचर वेरिएशन कितना है, सिर्फ
9 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर वेरिएशन, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं। यानी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है तो ये किधर होगा, ये इक्वेटर के पास होगा। जितना आप इक्वेटर से दूर जाते हो उतने आपके एक्सट्रीम क्लाइमेट्स बढ़ जाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल दिल्ली वर्सेस चेन्नई। चेन्नई में विंटर्स नहीं होते हैं। चेन्नई के विंटर्स में यू हैव समवेयर एट अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस और समर्स में 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी को अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें, ले श्रीनगर से कंपेयर करें, तो विंटर्स काफ़ी सिवियर होते हैं, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है और समर्स काफ़ी स्क्रोचिंग हीट होती है, 40-45 तक तो टेम्परेचर चला जाता है दिल्ली में। जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, ये टेम्परेट बेल्ट में था दिल्ली और आपका श्रीनगर और ले, तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो रहे हैं और जितना आप इक्वेटर के पास है वहाँ पे कम आपका टेम्परेचर चेंज है। तो सिर्फ 9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, यानी ये रीजन जो होगा ये ट्रॉपिक्स में होगा, इट कैन नॉट बी इन दी टेम्परेट बेल्ट, दिस हैज टू बी इन दी ट्रॉपिकल बेल्ट। तो आपका ये टेम्परेट फॉरेस्ट कट जाता है और ये टेम्परेट फॉरेस्ट भी कट जाता है। अब या तो आंसर माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा या तो फिर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। इसके लिए आपको हिंट लेनी है दो चीज़ों की, कि ऑल्टीट्यूड कितना है और दूसरा रेनफॉल कितना है। तो अगर आप ऑल्टीट्यूड देखें तो ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑल्टीट्यूड सिर्फ 400 मीटर। और अगर आप रेनफॉल देखें तो रेनफॉल 188, 158, 139, 121, 134, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये होगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ऑल्टीट्यूड तो सिर्फ 400 मीटर ही है, तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही है इसका। दिस इज योर 2010 क्वेश्चन। इससे आइडिया ये लेनी है कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, टेम्परेचर को कैसे एनालाइज करना है, रेनफॉल सेंटीमीटर वगैरह को कैसे एनालाइज करना है। मूविंग ऑन, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लेक्चर्स में। Jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be an appropriate reason? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में 2011 में लोअर स्ट्रेटोस्फेयर लिख के लोअर स्ट्रेटोस्फेयर लिखें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि इसका आंसर हम अपने लेक्चर्स में आपको दे चुके हैं। क्या इसका आंसर, क्योंकि नो क्लाउड्स हैं इन दी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, नो वर्टिकल विंड्स इन दी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, क्या 1 ओनली है, 2 ओनली है, बोथ 1 एंड 2 है, या नीदर 1 एंड 2 है। आप ऐसे लिखें कमेंट सेक्शन में 2011 लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, that westerlies in the southern hemisphere are stronger and persistent than in the northern hemisphere. अगर आप वेस्टर्लीज को देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वीक है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं कि वेस्टर्लीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वो रीज़न पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड मास है और ज़्यादा लैंड मास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे कम लैंड मास है, इसीलिए वेस्टर्लीज की स्पीड इफेक्ट होती है। एक वन रीज़न ये बता रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दो फैक्टर्स पूछ रहे हैं, लैंड एज अ फैक्टर एंड कोरियोलिस फोर्स। इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि विंड के फोर्सेस क्या है। देयर आर थ्री फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड दी फ्रिक्शनल फोर्स। देखो एप्लीकेशन बस थोड़ा अलग हो गया, बट फोर्सेस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा है। तो अगर हम देखें फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड दी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी क्या, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी इस फोर्स की ज़्यादा बात नहीं हो रही है। कोरियोलिस फोर्स पूछ ही लिया है और फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन यानी क्या, बेसिकली रुकावट डालना, कोई चीज़ चल रही है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना। जितना आपका स्मूथ सरफेस है, जितना आपका स्मूथ सरफेस है उतना फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस इतना स्मूथ है, द सरफेस इज सो स्मूथ दैट बिकॉज द सरफेस इज सो स्मूथ आपका ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। क्योंकि आपका ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा, देयर इज लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो आपकी स्पीड काफ़ी तेज होगी। यानी विंड लैंड पे उसकी स्पीड ज़्यादा कम हो जाती है, बट वाटर में उसकी स्पीड ठीक ठाक ही रहती है। यानी अगर ज़्यादा स्पीड से ब्लो कर रही थी तो अच्छे से ही वो ब्लो करेगी। तो ये था आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इस पे डिपेंड करता है लैंड और वाटर पे। तो अब देख रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में लेस लैंड मास है तो कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो विंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो है वो हायर होता है सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोरियोलिस फोर्स एक हेमिस्फीयर में ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी अदर हेमिस्फीयर, इसलिए इसका आंसर है आपका 1 ओनली।
इफ आई मूव ऑन, इसके बाद 2011 में क्या क्वेश्चन था? अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन देखे हैं? कोरियोलिस फोर्स पे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोरियोलिस फोर्स में बाद में भी क्वेश्चन आया है स्टडीज के कंपैरिजन में। आपके एल्बिडो पे क्वेश्चन आ चुका है, देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन एल्बिडो, देयर हैज बीन अ क्वेश्चन ऑन the region given, the characteristics given, and you have to identify the region. You have a region given and a characteristics given. As I move on, you can. और ये क्वेश्चन आपकी लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर पे था. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लेयरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द प्रीवियस क्लासेस, so you can actually find out. Okay, then okay, then you can move on to understand about these, that what could be the main reason for the formation of the African and the Eurasian desert belt. क्या मेन रीजन है कि आपका अफ्रीका और यूरेशिया का बेल्ट फॉर्म हो रहा है? रीजन देख रहे हैं हम कि डेजर्ट क्यों बन रहा है आपके ट्रॉपिक्स में. ये देखेंगे अगर आप, ये इक्वेटर है, ये आपके ट्रॉपिक्स है. मेजरली आपके ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक्स में आपके वेस्टर्न साइड में ट्रॉपिक्स में आपके डेजर्ट्स बनते हैं. सहारा डेजर्ट्स, अरेबियन डेजर्ट, यू हैव द डेजर्ट लाइक थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ये वेस्टर्न साइड में ही है. एटिकामा, नामी, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स, ये आपके वेस्ट साइड में डेजर्ट्स बनते हैं. तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो आपके ट्रॉपिक्स हैं, क्या उस, और यूरेशियन बेल्ट यानी ये वाले बेल्ट में आपके क्यों आपका जनरली आपके डेजर्ट्स बनते हैं, और उसके वो रीजंस पूछ रहे हैं. That they are located in the subtropical high pressure cells and they are under the influence of warm ocean currents. आप ये देख सकते हैं ये हाई प्रेशर सेल्स के पास ही बन रहे हैं, हाई प्रेशर बेल्ट्स के पास ही बन रहे हैं, हाई प्रेशर सेल्स के पास ही बन रहे हैं. तो वन तो डेफिनेटली करेक्ट है. अब टू है कि यहाँ पे जो करंट्स हैं वो कोल्ड करंट्स हैं, वो कोल्ड करंट्स है. तो यहाँ पे वार्म करंट्स नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे यू हैव दी कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट. आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी काफी कोल्ड करंट्स हैं. यू हैव, आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द करंट्स, जो करंट्स हैं. यू हैव दी कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट, ऊपर वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है. वार्म अलास्कन करंट है, कैलिफोर्नियन करंट ठंडा है. यहाँ पे आपका हम्बोल्ट करंट या पेरू चिली करंट है. यहाँ पे आपका बेंगुला करंट है. यहाँ पे आपका कैनरीज करंट है. यहाँ पे आपका कोल्ड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है. बेसिकली ये कोल्ड करंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी अपवेलिंग होती है. लेट्स से यू हैव लैंड और ये है आपका ओशन. तो आपकी विंड देखिए कैसे फ्लो हो रही है. विंड आपकी ऑफशोर है, फ्रॉम लैंड टू ओशन, लैंड टू ओशन, फ्रॉम लैंड टू, एज द विंड इज ऑफशोर, ये क्या करेगी, ये जो सरफेस वाटर है, जो विंड ऑफशोर है, विंड क्या करेगी, आपके सरफेस वाटर जो कि ऑफशोर वाटर है उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी. ये जो सरफेस वाटर है ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस होने के बाद आपका ये ऊपर आ जाएगा. ये डिस्प्लेस हो जाएगा और नीचे से आपका कोल्डर वाटर ऊपर आ जाएगा. तो यहाँ पे अप वेलिंग होती है. वी हैव ऑलरेडी सीन अप वेलिंग. और अगर जहाँ जहाँ अप वेलिंग होती है, यहाँ भी अप वेलिंग होती है, यहाँ अप वेलिंग होती है, जहाँ जहाँ आपकी अपवेलिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके कोल्ड करंट बनते हैं. यहाँ पे सारों के सारे कोल्ड करंट्स हैं. तो therefore this option goes wrong and the answer is one only. So this was about the questions for the formation of the desert. ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी प्रीवियस में वीडियो में कवर कर चुके हैं कि एक लेयर है आइनोस्फीयर. वो आइनोस्फीयर लेयर जो है वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो रेडियो वेव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है. क्यों करती है? क्योंकि इसमें ओजोन है जो रिफ्लेक्शन करती है रेडियो वेव का टू अर्थ. तो क्या ओजोनोस्फीयर और आइनोस्फीयर सेम लेयर पे है? तो ये क्वेश्चन है. और रेडियो वेव की आपकी वेवलेंथ क्या है? तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम की आइडिया होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए जी एक्स यू बी आई एम आर, ये आपका मेन रेडियो वेव. बेसिकली ये मेन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें से जी इज गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो वेव. ये जो रेडियो वेव है इनकी वेवलेंथ काफी बड़ी है और इनका फ्रीक्वेंसी काफी कम है. तो वेवलेंथ काफी बड़ी है, फ्रीक्वेंसी काफी कम है. तो इसके कारण क्या हो रहा है, बिकॉज कैसे हो रहा है, और गामा का काफी अलग है. गामा में फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है और आपकी जो वेवलेंथ है वो काफी कम है. इसके कारण व्हाट इज हैपनिंग इज, आपका ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ तो काफी लंबी और इसके कारण आपका
आइनोस्फीयर जो है ये फैसिलिटेट करता है रेडियो वेव कम्युनिकेशन। देन द आंसर, क्या ये वन सही है कि नहीं? दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ओजोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइनोस्फीयर, ओजोन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। So here this you can see the answer is 2 only. As I move on, इसके बाद हम देखते हैं, this is your 2012 question, that is the temperature decreases with the increase in the height from the earth's surface. तो ये जो आपका अर्थ का सरफेस है, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस में एटमॉस्फेयर में जाते हो तो वो पूछ रहा है कि अर्थ की सरफेस पे लेट्स से टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आप देख रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे लेट्स से इट इज 19, दिस इज 18, दिस इज 17, दिस इज 16। यहाँ से हम 0 डिग्री से टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। ये हो गया समझो 10, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 0। तो ये आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों ऐसे होता है? दे आर आस्किंग दैट द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग होती है वो अर्थ के सरफेस से होती है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि ये जो आपका सन है क्या ये एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हीट करता है, या ये सन पहले लैंड को हीट करता है और फिर ये लैंड एटमॉस्फेयर को हीट करता है। अगर आपको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट याद हो तो आप यह ऑप्शन सही है कि नहीं आप सोच सकते हैं। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर हीट होता है फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस। यहाँ ओनली वर्ड लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ओनली वर्ड गलत भी हो सकता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर तो डायरेक्टली सन की रेज देती है। बट आप स्टैम्प स्टेटमेंट को ना भूलें। स्टैम्प स्टेटमेंट कहता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो ये कौन सी लेयर की बात कर रहा है? ये स्ट्रेटोस्फेयर की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो सिर्फ ये ट्रोपोस्फेयर की ही बात कर रहा है। तो क्या ट्रोपोस्फेयर में हीट ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस होता है? यस। क्या देयर इज मोर मॉइस्चर इन दी अपर एटमॉस्फेयर? यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर है। अगर अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर होता, दिस इज लेट्स से द मोर ऑफ द वाटर वेपर, more of the water vapor as compared to the lower atmosphere। अगर more of water vapor होता in the upper atmosphere और यहाँ पे low atmosphere में कम water vapor होता। हमको पता है कि water vapor क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। water vapor क्या करता है? ज्यादा हीट absorb करता है। तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर नहीं कम होता। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा वाटर वेपर है तो ज्यादा हीट कर लेता, ज्यादा हीट ले लेता, तो ये कम ठंडा कम टेम्परेचर थोड़ी होता, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता। तो ये गलत हो जाता है। टू देयरफॉर बिकम्स रॉन्ग। अगर ज्यादा वाटर वेपर है तो ज्यादा हीटिंग होगी, कम वाटर वेपर है तो कम हीटिंग होगी। यहाँ पे ज्यादा वाटर वेपर होता तो ये ज्यादा गर्म होता। और आप ये भी जानते हैं कि वाटर वेपर ग्रेविटी से होल्ड होता है, तो लोअर एटमॉस्फेयर में ज्यादा वाटर वेपर होता है एज कम्पेयर टू दी अपर एटमॉस्फेयर। देयरफॉर टू डेफिनेटली बिकम्स रॉन्ग। और एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। अगर एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर यानी नीचे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर कम एयर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये एक रीजन हो सकता है कि आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो? यस, ये एक रीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स नीचे हैं तो ज्यादा वाटर वेपर भी नीचे है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नीचे है, ज्यादा और भी गैसेस नीचे हैं, वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे होगा। और एयर लेस डेंस है यानी कम एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, कम एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे क्या है आपका जो एयर है, बिकॉज वहां पे कम एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो कम हीटिंग होगी। एयर इज लेस dense in the atmosphere, therefore the answer is 31 and 3 only। as I move on, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal areas। तो अगर हम ये एक कॉन्टिनेंट सोचें, ये एक ओशन है, हम दूसरे क्वेश्चन पे देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कोस्ट। यानी वही चेन्नई वर्सेस दिल्ली वाला एग्जांपल हो गया कि या चेन्नई वर्सेस पेनिनसुलर प्लेटू के इंटीरियर में सोचें कि चेन्नई का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम है, वो कोस्ट के पास है, और पेनिनसुलर इंटीरियर में अगर आप चले जाते हैं, लेट्स से आप कर्नाटका में चले जाते हैं या तेलंगाना में चले जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर रेंज बढ़ जाता है। इसका क्या रीजन है? Question they are asking, a thermal difference between land and water is the reason, a variation in the altitude between continent and the ocean is the reason, presence of strong winds in the interior is the reason,
द हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द कोस्ट इज द रीजन। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही गलत होगा कि बाहर बारिश कम है, कोस्ट पे बारिश कम है और इंटीरियर में बारिश ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता जनरली, क्योंकि कोस्ट के पास आप देखोगे ज्यादा मॉइस्चर लेके आएगी विंड, तो ज्यादा आपका बारिश देगी, ज्यादा मॉइस्चर लेके आएगी तो ज्यादा बारिश देगी, और कम बारिश देगी इंटीरियर में। तो ये तो डेफिनेटली गलत रीजन है। या तो आंसर 1 है, 1 एंड 2 है, या 2 एंड 3 ओनली है। इसके बाद देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स है इंटीरियर में तो उससे क्या होगा, क्या उसके कारण टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन कि किससे सराउंड, विंड की स्पीड पे ज्यादा नहीं डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है काफी और एलिमेंट्स पे, कि आपका लैंड है कि वाटर है, इस पे डिपेंड करता है कि ऑल्टीट्यूड कितना ज्यादा है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, अगर विंड ज्यादा स्पीड से ब्लो करेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर पे इफेक्ट पड़ता है, बट टेम्परेचर पे बहुत मेजर इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। थ्री तो गलत हो जाता है। तो 1 तो हमारे लिए बहुत ही कॉमन रीजन है कि आप जानते हैं कि लैंड जल्दी गर्म होता है, लैंड जल्दी ठंडा होता है, और वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है तो समर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है तो विंटर में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो डिफरेंस बढ़ जाए। लैंड का ऐसा नेचर है, बट वाटर का ऐसा नेचर, वाटर को धीरे ही से ही गर्म होगा, धीरे से ही ठंडा होगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है। तो 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। बट वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड बिटवीन ओशन, ये रेन, ये हो सकता है वन ऑफ द रीजन कि वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड बिटवीन द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, बट अगर वेरिएशन नहीं है तब भी, अब देखिए अगर कर्नाटका का क्या वेरिएशन, कितना ही ऑल्टीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा पेनिनसुलर प्लेटू है तो आपका ओवरऑल 600 मीटर पे होगा, या ज्यादा से ज्यादा 900 मीटर पे होगा, बट देन आपका वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है नहीं, सी लेवल के पास ही है। क्या कर्नाटका बहुत ज्यादा गर्म ठंडा नहीं होता है? होता है। तो क्या मेन रीजन है, क्या मेन रीजन है? इसका आंसर है 1 ओनली, दिस इज द मेन रीजन। वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड नहीं रहेगा तब भी आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर तो ज्यादा रहेगा, therefore द आंसर इज 1 ओनली, बी इसका आंसर नहीं। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसा ही रिपीट किया हुआ है थीम इसके ऊपर 2021 में, 2013 में ये आपका क्वेश्चन पूछा है और बाकी थीम रिपीट भी किया है। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप, ज्यादातर फ्रेश वाटर आइस कैप और ग्लेशियर की तरह एग्जिस्ट करता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, अगर आप देखें ये अर्थ है, इसमें से ज्यादातर तो जो फ्रेश, पहले तो आपका फ्रेश वाटर काफी कम होता है, 97% ऑफ द वाटर तो सलाइन ही होता है, और फ्रेश वाटर सिर्फ 3% होता है। उसमें भी कहते हैं कि फ्रेश वाटर जनरली आइस कैप पे होता है, तो सबसे ज्यादा आपका किस पे है, सबसे ऊपर वाली जगह पे हिमालयस पे आइस कैप है, टुंड्रा पे आइस कैप है, तो आइस कैप में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है। आप देख सकते हैं 3% जितना फ्रेश वाटर है, उसमें से तो 70% यानी 2.1% ऑफ द ओवरऑल वाटर इज योर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। उसके बाद जो बच जाता है दैट इज अराउंड 30% ऑफ 30% ऑफ दिस वन 3, राइट, 30%, तो दिस इज नियरली 0.87%। 0.8 जो बचता है वो आपका होता है ग्राउंड वाटर, तो सबसे ज्यादा है आइस कैप, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर होता है ग्राउंड वाटर में, उसके बाद जितना भी बच जाता है, उसके बाद जितना भी बच जाता है वो आपका होता है लेक्स में, सरफेस वाटर लेक्स में, लेक्स जो है उसके बाद आपके रिवर्स में। तो सबसे कम किस में है, रिवर्स में। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किस में है, आइस कैप। सबसे सेकंड नंबर पे कौन है आपका, ग्राउंड वाटर, फिर लेक्स, फिर रिवर्स। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है आपकी आइस कैप में, और वो पूछ रहा है सेकंड लार्जेस्ट किस में है, सेकंड लार्जेस्ट क्या एटमॉस्फेयर में है, नो, क्या फ्रेश वाटर में है, नो, फ्रेश वाटर तो थर्ड, फ्रेश वाटर लेक जो है, लेक तो थर्ड नंबर पे हो गया, रिवर्स तो और भी लास्ट हो गया। क्या सॉइल मॉइस्चर में है, सॉइल मॉइस्चर की तो बात ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है एज ग्राउंड वाटर। तो आपका आंसर इसका 2013 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका आंसर 3 है। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर आइस कैप में है, फिर है आपके ग्राउंड वाटर में, फिर है आपके उसमें से जितना बच जाता है लेक्स में, और उससे भी कम है आपका रिवर्स में। सबसे ऊपर आइस कैप, फिर सबसे नीचे ग्राउंड वाटर, फिर है लेक्स, फिर है रिवर्स। दैट इज व्हाट is the amount of the distribution of the earth's water. As I move on, we are understanding this, that with reference to the water on the planet earth, consider the
कंसिडर द आंसर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से देखो वाटर की ही बात कर रहा है प्लैनेट अर्थ पे, पहले भी वाटर की ही बात की थी प्लैनेट अर्थ पे। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिवर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि नहीं? 2021 में थीम रिपीट हुई है। सेकंड है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो क्या पोलर आइस कैप और ग्लेशियर में ज्यादा है एज कंपेयर टू दी आइस कैप में क्या ज्यादा है एज कंपेयर टू दी ग्राउंड वाटर? ये ऑब्वियसली फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। क्या रिवर्स और लेक में ज्यादा है देन द ग्राउंड वाटर? नो, रिवर्स और लेक क्या है? थर्ड और फोर्थ, ये तो सेकंड है। और इसमें भी सेकंड में काफी ज्यादा तो आपका ग्राउंड वाटर में है। Therefore, the first statement is definitely incorrect. पोलर आइस कैप में ग्राउंड वाटर से है, दिस इज करेक्ट, द आंसर इज बी। देखिए आप 2013 का जो थीम था वो 21 में रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब आपका थंडरस्टॉर्म की बारी आती है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काई, यानी जो थंडरस्टॉर्म होती है, जब आपका क्लाउड होता है, जब ये गरजने लगता है, जब ये बरसने लगता है, गरजने लगता है, तो ये जो आवाज होती है क्यों होती है? ये क्वेश्चन। क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड स्काई में मिलता है, लाइटनिंग जो सेपरेट करती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को, या वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड दिस वन। तो क्यों आपका थंडरस्टॉर्म, क्यों आपको गड़गड़ाहट सुनाई देती है? क्या रीजन है? क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड स्काई को मिलता है, उससे क्यों गड़गड़ाहट होगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइटनिंग जो सेपरेट करती है निम्बस क्लाउड को, निम्बस क्लाउड की तो बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे। थंडरस्टॉर्म के लिए आपको बहुत बड़ा विशाल सा क्लाउड लगता है, बहुत विशाल सा क्लाउड लगता है। ये आपका सरफेस है, ये आपका क्लाउड है, ठीक है, ये आपका क्लाउड का लेवल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके इतना बड़ा क्लाउड होता है कि आपका जो क्लाउड है उसके अंदर काफी चार्ज्ड पार्टिकल्स आते हैं। तो लाइटनिंग सेपरेट करके निम्बस क्लाउड का तो बात ही नहीं है। वायलेंट मूवमेंट ऑफ एयर एंड दी वाटर पार्टिकल्स, वायलेंट मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल आपका क्लाउड बनाएगा, बट थंडर क्यों देगा? तो इसमें से कोई भी रीजन नहीं है थंडरस्टॉर्म का। थंडरस्टॉर्म बनता है क्यों? क्योंकि आपका एक पीएनपी कंडक्टर बन जाता है। क्लाउड के ऊपर आपका पॉजिटिव आयन है, क्लाउड के बेस पे आपका नेगेटिव आयन्स है, और ग्राउंड आपका पॉजिटिव। इसके कारण क्या होता है? आपका डिफरेंस होता है। एज यहाँ पे डिफरेंस होता है, आपका थंडर स्टॉर्म होती है और थंडर आपको सुनाई देता है। इलेक्ट्रिक आयन्स अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। स्टॉर्म इस डायरेक्शन में जाती है, इसलिए आपका स्टॉर्म बनता है। दिस वाज आस्क्ड 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा था। द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम्स, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, द रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी दी नोमैडिक हर्डर्स। क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम है, रेन एक्सट्रीम है, यानी क्या? समर्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, समर में काफी ज्यादा टेम्परेचर है, विंटर में काफी लो टेम्परेचर है, इसको एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। रेनफॉल बहुत कम है, मतलब स्कैंटी का मतलब कम होना, देयर इज नॉट मच रेनफॉल, ज्यादा बारिश नहीं है। बहुत ज्यादा बारिश तो आपके इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिक्स में मिलता है। रेनफॉल कम है, रेनफॉल कम है क्योंकि ये सोर्स ऑफ वाटर से दूर रहेगा, दैट्स व्हाट वी नो। एंड पीपल यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग कर, नोमैडिक हर्डर्स यानी क्या? गाय, भेड़, बकरी, कैटल को लेके जाना। ये कौन सा स्टेटमेंट है? इसलिए जो अबव स्टेटमेंट है ये कौन से रीजन को डिस्क्राइब करता है? देखो फिर से अप्लाइड पूछ लिया, आपको कुछ प्रेसिपिटेशन की कंडीशन दे दी, आपको कुछ टेम्परेचर की कंडीशन दे दी, और लोगों के ऑक्यूपेशन की कंडीशन दे दी, और बोला कि आप आइडेंटिफाई करें इस रीजन को। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है, यानी समर बहुत ज्यादा गर्म है, विंटर बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये ट्रॉपिक्स में तो नहीं हो सकता। अब पहले तो ट्रॉपिक्स को हटाएंगे, इसमें से सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, तो आप ट्रॉपिकल को हटाएंगे। के बाद आपका आ जाता है स्टेपी, प्रेरी और टूंड्रा। ठीक है, अब देखते हैं। रेनफॉल स्कैंटी है। हम जब टेम्परेट ग्रासलैंड्स देख रहे थे तब हमने देखा था कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स कई टाइप के और कई नाम होते हैं। यू हैव डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, यू हैव प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज ऑफ रशिया, द फील्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, उस्ताज ऑफ हंगरी। ये आपके नाम हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के। तो अगर आप ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देखें तो आप देखेंगे कि प्रेरी जो है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो है, हमने देखा था तब भी कि प्रेरीज ग्रेट लेक के पास होता है। तो यहाँ से जब विंड वेस्टर्लीज आती है, ग्रेट लेक के पास मॉइस्चर पिकअप करती है और आपका
प्रेरीज कंपेरेटिवली बेटर होता है एज कंपेयर टू व्हाट, स्टेपी। अगर रेनफॉल स्कैंटी कह रहा है, रेनफॉल कम कह रहा है, तो प्रेरीज नहीं हो सकता क्योंकि प्रेरीज बेटर ग्रासलैंड। या तो आंसर स्टेपी होगा या तो आंसर टुंड्रा होगा। अब आते हैं लोगों की ऑक्यूपेशन। पीपल आर नोमैडिक हर्डर्स, यानी पीपल दे कैरी दे कैटल विद देमसेल्फ, काउस, कैमल्स, हॉर्सेस, याक्स, ये लेके जाते। ये ज्यादातर प्राइमरीली ऑक्यूपेशन किसका है? ये ज्यादातर सेंट्रल एशियन स्टेपीज का है। सेंट्रल एशियन स्टेपीज यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे आपके काफी सारे नोमैडिक हर्डर्स थे, आपका सेंट्रल एशिया की स्टेपी, राइट? तो द आंसर इज बी ओनली एंड नॉट दी बी। साइबेरियन टुंड्रा इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल बी, इसका आंसर बी है, सेंट्रल एशिया। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपकी विंड के बारे में दे हैव बीन आस्किंग। तो विंड के बारे में व्हेन दे हैव आस्क्ड, तो लेट्स मूव ऑन। विंड के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी ये पूछ रहा है इनमें से ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जहां पे विंड रिवर्स हो जाती है। रिवर्स यानी पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, क्या मॉनसून क्लाइमेट है, या ऑल ऑफ दी अबव है? इसमें आप अगर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखें तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में विंड का रिवर्सल नहीं होता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में तो मेजरली हैव द राइजिंग विंड जो उठती है, कन्वेक्शन रेनफॉल देती है और वापस से अपनी पोजीशन चेंज होती है। तो विंड में कोई रिवर्सल बहुत ज्यादा नहीं है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट तो आंसर नहीं है। अगर इक्वेटोरियल क्लाइमेट आंसर नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो फिर क्या इसका आंसर मॉनसून होगा या मेडिटेरेनियन होगा? हम रिवर्सल की बात करें, हम चेंज इन विंड पैटर्न की बात नहीं करें कि पहले ट्रेड विंड्स आई फिर वेस्टर्लीज आई। ट्रेड विंड्स तो ऐसे ब्लो होती हैं, वेस्टर्लीज ऐसे ब्लो होती है, तो वो रिवर्स नहीं हुई है। विंड अलग अलग विंड ब्लो करने लगे बट विंड रिवर्स नहीं हुई है, तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर मॉनसून। मॉनसून के जब हमने वीडियो देखा था, मॉनसून क्लाइमेट पढ़ा था इंडिया का, तो हमने तब देखा था इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द रिवर्सल ऑफ विंड। इट इज फाउंड एट द लैटिट्यूड ऑफ 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड जब ये ऑनशोर होते हैं तब ये बारिश देती है, जब ये ऑफशोर होती है तब ये ड्राई कंडीशंस लाती है। तो इसका आंसर है मॉनसून ट्रेंड। ये जो क्वेश्चन था 2015 वाला, ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में आपकी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में साइक्लोन नहीं होती है। डिस्पाइट बीइंग इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक में आपके ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होने के बावजूद भी साइक्लोन नहीं होता। यानी ये क्या पूछ रहे हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दिस इज लेट्स से योर the equator. It's saying that you do not have tropical cyclone at South Atlantic Ocean. You do not have tropical cyclone in the South Pacific Ocean. यहाँ पे साइक्लोन नहीं होती, यानी नॉर्थ अटलांटिक में होती है, नॉर्थ पैसिफिक में होती है, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में भी होती है, इंडियन ओशन में साउथ में भी होती है, बट साउथ में भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी नॉर्थ में होती। तो ऐसा क्यों होता है कि साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होती? ये टेक्निकल क्वेश्चन था। कोरियोलिस फोर्स बहुत वीक है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है कि साउथ में कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये गलत है। लैंड नहीं होता है, लैंड नहीं होगा तो वाटर ही होगा, तो और भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बननी चाहिए क्योंकि वाटर है, वाटर गर्म होगा, गर्म होगा तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना चाहिए। तो ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। सी सर्फेस टेम्परेचर आर लो, इनका जो सी सर्फेस टेम्परेचर है वो लो होता है, या यहाँ पे ITCZ सेल्डम अकर होते हैं। आप दोनों में से कोई भी सोच सकते थे। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए बेसिकली कंडीशन क्या है? सी सर्फेस टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, आपको कोरियोलिस फोर्स चाहिए रहता है। कोरियोलिस फोर्स हेमिस्फीयर पे डिपेंड नहीं करता है, कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है। यू हैव हाई, देयर शुड बी सम लो प्रेशर डिप्रेशन अगर है तो और भी फैसिलिटेट होगा। आपका वर्टिकल विंड शेयर ज्यादा नहीं होना, नीचे कन्वर्जेंस होना चाहिए और ऊपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। ये 5 कंडीशंस इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर हम इसको देखें तो आपको सी सर्फेस टेम्परेचर अगर कम होगा तब भी साइक्लोन नहीं बनेगी, लग सकता है। और ITCZ क्या करता है? ITCZ वो विंड को उस तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर वही विंड घूमने लगती है, तो वो विंड साइक्लोन को उधर लेके जाती है। इसका आंसर UPSC ने बी दिया है कि ये जो ITCZ है, ये ITCZ इधर होती है, यहाँ पे जुलाई में यानी समर्स में ITCZ यहाँ पे है और जनवरी में ITCZ यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेट से आपका बनता है साइक्लोन ट्रॉपिक्स के पास, यहाँ पे बनती है आपकी साइक्लोन ट्रॉपिक्स के पास,
ITCZ लो प्रेशर सिस्टम है, जहां जहां ये रहेगी वहां वहां आपके लो प्रेशर डिप्रेशंस रहेंगे, वहां वहां आपके लो प्रेशर डिप्रेशंस रहेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो ITCZ है ही नहीं, यहाँ तो ITCZ है ही नहीं, यहाँ तो ITCZ है ही नहीं। तो आपके ज्यादातर साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं बनते हैं क्योंकि ITCZ वहां तक जाती नहीं। ITCZ यानी क्या, लो प्रेशर बेल्ट का, तो लो प्रेशर ही नहीं बनेगा तो फिर आपका साइक्लोन कैसे आएगी। दिस इज आंसर दैट वाज यूपीएससी हैज गिवन दिस। सी सरफेस टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि लो ही रहे, तो इसीलिए इसका आंसर बी रखा था यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द विंड्स विच वाज आस्क्ड इन 2015। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता था और बहुत ही सिली क्वेश्चन भी हो सकता था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2015 में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। विंड ब्लो होती है, द विंड्स विच ब्लो फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। ये पूछ रहा है वेस्टर्लीज 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक ब्लो होती है क्या? The moist air masses that causes winter rain in the northwestern part of India are part of westerly। जो moist air mass आता है, जो नॉर्थ वेस्ट मानसून देता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको बारिश देता है विंटर्स में, विंटर रेनफॉल्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी पंजाब रीजन, हिमाचल रीजन, उत्तरांचल रीजन, जब विंटर में यहाँ बारिश आती है तो वो क्या वेस्टर्लीज का पार्ट है। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने विंटर सीजन पढ़ा था इंडिया के, कि विंटर रेन इसलिए आती है क्योंकि मेडिटेरेनियन के पास आपका एक एयरमास होता है, मॉइस्ट एयरमास होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है। ये टेम्परेट साइक्लोन इंडिया में आता है, वेस्टर्लीज इसको ले आती है और ये बारिश देता है। तो ये तो डेफिनेटली करेक्ट है। अब ये देखें कि विंड जो ब्लो होती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ तक, क्या ये वेस्टर्लीज है? इसका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ बोला है 30 डिग्री नॉर्थ और बोला है 60 डिग्री साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, यानी ये बोल रहे हैं यहां से लेके यहां तक जितनी भी विंड्स ब्लो होती हैं वो वेस्टर्ली। ये गलत है। अगर ये इन्होंने यूपीएससी ने 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ बोला होता तो आंसर सही होता। 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ बोला होता तो आंसर सही था। ये वाला रीजन में वेस्टर्लीज है, ये वाले रीजन में वेस्टर्लीज। बट अगर आप 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ कह रहे हो, डेफिनेटली ये तो वेस्टर्लीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स। therefore द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सिली मिस्टेक हुई थी बहुत बच्चों से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2015 में ये पूछा है, ईच डे इज मोर और लेस द सेम। नियरली हर दिन सेम ही होता है, यानी सीजनल डिफरेंस नहीं होता है, डे का नाइट का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती है डे और नाइट में, हर दिन मोर और लेस सेम ही है। मॉर्निंग बहुत क्लियर है, ब्राइट होती है, मॉर्निंग में काफ़ी सन होता है, ब्राइट होती है, उसमें सी ब्रीज भी होती है, वहाँ पे सी ब्रीज ब्लो करती है। सन बहुत ज़्यादा हाई जाता है स्काई में, गर्म हीट माउंट्स, डार्क क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल आ जाती है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पे। पर ये रेनफॉल जल्दी ही ओवर हो जाता है। ये आपको फिर से इन्होंने टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और कोई कंडीशन और आपको कहा है कि आप वो रीजन को आइडेंटिफाई करें। क्या बोल रहे हैं? ईच डे इज मोर और लेस द सेम, मोर और लेस द सेम है, ठीक है। सन बहुत, मॉर्निंग क्लियर ब्राइट है, सन आते हैं जल्दी से, गर्म होता है और बारिश, यानी एवरी डे देयर इज अ रेनफॉल और वो रेनफॉल खत्म। ऑब्वियसली ये मानसून तो नहीं होगा क्योंकि मानसून रीजन में हर रोज बारिश तो नहीं। सवाना यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में तो बारिश ज़्यादा होती ही नहीं है। ये फायर रेजिस्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, वहाँ काफ़ी ड्राई कंडीशंस भी होती है, तो ये भी नहीं हो। क्या ये मेडिटेरेनियन है, क्या ये इक्वेटोरियल? अगर हर दिन सेम ही है, विंटर और समर सेम ही है, तो ये ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन नहीं हो सकता। मेडिटेरेनियन में विंटर में अलग विंड्स होती हैं और समर में अलग विंड्स होती हैं, तो ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या है इसका? इक्वेटोरियल। दिस वाज आस्क्ड इन 2015। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा। अगर अब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कोरियोलिस फोर्स पे क्वेश्चन, वेस्टर्लीज पे आया है, क्लियरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर पे आया है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और रीजन पे भी काफी आपके क्वेश्चन आए हैं। आगे बात करते हैं, और आपका फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आया है क्वेश्चन, और वैसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, द ड्यू ड्रॉप की बात करते हैं, दैट ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्म होते हैं क्लाउडी नाइट पे। तो अगर आपकी नाइट जो है वो क्लाउडी है, यू हैव क्लाउड इन द नाइट्स, तो आपके जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो
नहीं बनते हैं, आपके सरफेस पे ड्यू नहीं मिलेगी। हम देखते हैं जनरली विंटर्स में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप प्लांट्स पे, लीव्स पे आप ड्यू ड्रॉप्स देखते हो, ठीक है, वो ओस की बूंदें देखते हैं। बट अगर क्लाउड होगा तो आप सुबह उठेंगे, विंटर नाइट हो तब भी आपको ये ड्यू नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड क्या करता है वो हमको देखना है। क्लाउड एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस। ये अर्थ की सरफेस से जो रेडिएशन आई है ये क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर दी। क्लाउड रिफ्लेक्ट करेगा रेडिएशन को। द अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट। अगर लो टेम्परेचर होता तो ऑब्वियसली आपका ड्यू बनता, तो ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। द क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड्स टू द ग्राउंड लेवल। तो वो जो विंड ब्लो होती है, क्लाउड उनको डिफ्लेक्ट करता है, ये विंड जो ब्लो होती है और ये ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। तो क्लाउड है, क्लाउड की जो विंड ब्लो कर रही है उसको ग्राउंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ऐसा होता तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, तो क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ड्यू बनेगा कि नहीं बनेगा टेम्परेचर पे डिपेंड। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर एक्चुअली लो होना चाहिए, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर लो होगा तभी ही ड्यू बनेगा। ड्यू नहीं बन रहा है यानी टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ चुका है। विंड का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो इसमें से क्या दोनों रीजन में से जो रीजन है जो आपके अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ाएगा? ऑब्वियसली कोई चीज अगर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर कोई चीज एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सरफेस ठंडा हो जाएगा। क्लाउड ने अगर हीट को एब्जॉर्ब कर ली तो सरफेस ठंडा हो जाएगा। क्लाउड एब्जॉर्ब तो करता है हीट, बट बाद में क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो सरफेस का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। अगर सरफेस का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? ड्यू ड्रॉप नहीं बनेगा। इसका आंसर बी 2019 का ये जो क्वेश्चन है, ड्यू ड्रॉप नहीं बनते क्लाउडी नाइट में, क्लाउड रिफ्लेक्ट करता है आपकी रेडिएशन टुवर्ड्स दी। आंसर देयरफॉर इज, ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में कि जेट स्ट्रीम जो है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, कुछ ही साइक्लोन की आई होती है। The temperature inside the eye of the cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surrounding। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहीं ना कहीं जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे थे। ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर है, ये आपका आई है, दिस इज द आई वॉल। अब ये यहाँ देखते हैं कि यहाँ से विंड राइज करती है, स्पाइरल करती है और विंड यहाँ डिसेंड करती है। कुछ पोर्शन विंड का इस तरफ जाता है और कुछ पोर्शन विंड का डिसेंड करता है। क्योंकि विंड यहाँ डिसेंड करती है, यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ पे आई पे जो होता है, जैसे जैसे विंड आती है तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। यू हैव अ ग्रेटर टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर नहीं होता है। और 10 डिग्री सेल्सियस तो लेस नहीं होगा। देखो 3 तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, तो बी और डी गलत होता है। या तो ए आंसर है या तो ए आंसर है या तो सी आंसर है, या तो 1 ओनली है या तो 2। अगर हम जेट स्ट्रीम देखें तो जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, ऐसा नहीं है। जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में होती है, ये बहुत बेसिक है। तो ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। आंसर देयरफॉर इज 2 ओनली। कुछ ही साइक्लोन्स की आय होती है। यस, सारी साइक्लोन इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि उनकी आय बहुत ही अच्छे से डेवलप हो, छोटे छोटे डिप्रेशंस भी होते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन में तो आय का कंसेप्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ ही साइक्लोन की आय होती है। आंसर इज 2। आगे बढ़ते हैं, आगे क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट फॉर द क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद आपका ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। We will do the oceanography questions and the remaining questions important for your prelims examination, agriculture, world map and India physical. So I hope you will be benefited by this video. The most important thing, एग्जाम को तो पढ़ लो, एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हो, पर पहले एग्जाम को तो पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज 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 रीड द क्वेश्चंस which are of UPSC level framed by UPSC themselves. I hope you like this video. For more such video, stay tuned.